नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज का दिन आज़ादी के जश्न की अलग अलग तस्वीरें लेकर आज का दिन जो है वो आया है और इसमें लेकिन एक तस्वीर जो है वो लाखों लोगों ने देखा है। आज आप जानते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पे बहुत कुछ आप लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक किया होगा, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं आज की तारीख में, आज के दिन में, यानी 15 अगस्त को, जिसको आप लोग पसंद भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आज़ादी का जश्न है तो आज़ादी के हिसाब से ही तस्वीरें आती हैं। लेकिन एक तस्वीर जो आज आई है वो आप लोगों को हम ज़रूर दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर जो है राहुल गांधी की है। बरसते हुए पानी में झंडे को सलामी और राष्ट्रगान। ये राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर आज आज़ादी का जश्न जब मनाया जा रहा था, उस समय तेज़ बारिश हुई, बहुत से लोग छाते में आ गए, लेकिन राहुल गांधी सफ़ेद कुर्ते पैजामे में बरसते पानी में खड़े रहे। ये तस्वीर देख लीजिए जरा, पूरी तस्वीर को देखिए। राहुल गांधी पानी में, ऐसे भी राहुल गांधी को भीगने की आदत है बारिश में। आप लोगों ने इनकी एक और तस्वीर देखी होगी जब वो कर्नाटक में थे और भाषण दे रहे थे, अचानक बारिश हो गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त की वो तस्वीर। लेकिन ये आज की तस्वीर है जिसमें तमाम लोग छाते का उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ जब अचानक बारिश होने लगी कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराने के वक्त, राहुल गांधी इधर उधर नहीं गए, न ही छाता, बिल्कुल यहाँ खुले इस बारिश में, खुले आकाश में राहुल गांधी खड़े नजर आए। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि राहुल की कुछ सेकंड की ये तस्वीर मोदी के 100 मिनट से ज़्यादा लंबे भाषण पर भारी पड़ गई है। आप जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण देने का जो उनका रिकॉर्ड है, उसको उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी आज लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट लंबा भाषण दिया है। इससे पहले उनका रिकॉर्ड ही था इसी लाल किले से 98 मिनट का, 98 मिनट का। अब आज उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। लेकिन ये कुछ सेकंड का जो विजुअल, अभी आप जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये तस्वीर राहुल गांधी की तस्वीर जो है, ये नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वहां वाली, यानी लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिए 103 मिनट लंबा भाषण, उससे कहीं ज्यादा लोगों को जो है पसंद आई है। अमित मालवीय को आप जानते होंगे। अमित मालवीय जैसे लोग जो हर वक्त दूरबीन और माइक्रोस्कोप लेकर राहुल गांधी पर निगाहें गड़ाए रखते हैं, उन्हें इस बात से तकलीफ हो गई कि राहुल गांधी लाल किले के समारोह में क्यों नहीं गए। एक बार फिर राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि अमित मालवीय इस बात को भी जानते होंगे कि खुद मोदी भी अब ये समझ रहे हैं कि शायद आज उन्होंने लाल किले से अपना आखिरी भाषण दिया है, क्योंकि आज के भाषण में मोदी पूरी तरह पस्त, थके और नीरस दिखे। हालांकि इसमें भी भगवा पहनकर मोदी ने अपनी विचारधारा का खुला ऐलान तो किया। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जो लाल किले से उन्होंने आज भाषण के समय दिया। भगवा पहने हुए हैं, जैकेट भी भगवा है और उसके अलावा साफा भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भगवा पहना और भगवा पहनकर मोदी ने अपनी विचारधारा का खुला ऐलान तो किया ही। पहली बार लाल किले की प्राचीर से, पहली बार न सिर्फ नरेंद्र मोदी, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आरएसएस का गुणगान करके बता दिया कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री आरएसएस का गुणगान कर रहा है। नरेंद्र मोदी की ही बात नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी तो रिकॉर्डधारी हैं ही, रिकॉर्ड बना रहे हैं, वही रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। उनकी पॉलिटिक्स क्या है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स क्या है, जो देश के लिए, देश के बारे में आज जो बात होनी चाहिए, जो थके हुए पस्त नरेंद्र मोदी आज नजर आए थे, वो यहां पर आरएसएस के लिए मक्खन पॉलिश कर रहे थे। आखिर क्यों? संघ के 100 साल पूरे हुए हैं, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और वो अगर गैर राजनीतिक संगठन है, जो ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी इसी प्राचीर से, इसी भाषण से, अपने भाषण में, तो फिर मोदी को उसका महिमा मंडन क्यों करना पड़ा आरएसएस का? एक तरफ मोदी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी,
महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और दूसरी तरफ आरएसएस के लिए अपनी श्रद्धा दिखा दी। क्या मोदी के लिए सत्ता की मजबूरी इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें लाल किले से आरएसएस की चापलूसी करनी पड़ी? क्योंकि अगले महीने मोदी 75 के पूरे हो जाएंगे, यानी मार्गदर्शक मंडल के लिए योग्य हो जाएंगे। ऐसे में आरएसएस उन्हें विदा कर सकता है। वैसे देश में अभी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो माहौल कांग्रेस ने बना दिया है, उसमें यह चर्चा भी चल रही है कि मोदी को वाकई गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। अगर देश में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी की वापसी मुश्किल दिख रही है। वैसे मोदी ने आज के भाषण को भी चुनावी भाषण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिवाली का तोहफा अभी से देने का ऐलान करते हुए जीएसटी पर मोदी ने कहा है कि 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी के 8 साल पूरे हो गए हैं और अब इसमें किए जाने वाले बदलावों की समीक्षा करने का समय आ गया है। ये एक तरह से जनता के लिए दिवाली का तोहफा है, जिससे देश की जनता पर टैक्स का बोझ कम होगा, ये नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कह रहे थे। इसके अलावा घुसपैठिए से देश की सुरक्षा, सेमीकंडक्टर चिप की बात, सेना का गुणगान, किसानों की भलाई का दावा, ऐसी कई बातें नरेंद्र मोदी ने आज कही। बार बार मेरा देश, मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के किसान, मेरे देश की माताएं बहनें जैसे संबोधनों से नरेंद्र मोदी ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह जनता का ध्यान SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है वो और वोट चोरी से जनता का ध्यान हट सके। लेकिन फिलहाल देश का माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। कल कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में मशाल जुलूस निकाला था, आपने देखा। आज कांग्रेस ने अपील की है कि अपने व्हाट्सएप की डीपी वो बदल दे। अपील में क्या कुछ कहा है जरा ये देखिए। ये राहुल गांधी की फोटो के साथ वोट चोर से आजादी, वोट चोर से आजादी की बात, स्टॉप वोट चोरी। इसके अलावा कांग्रेस यहां लिख रही है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वोट चोरी से स्वतंत्रता की मुहिम से जुड़े। वोट चोरी से स्वतंत्रता यानी वोट चोरी से आजादी की मुहिम से जुड़ें, अपने व्हाट्सएप की डीपी बदलें, यह बात यहां कांग्रेस ने कही है। वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को कांग्रेस नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है दोस्तों। इधर बीजेपी नेहरू गांधी को मिटाने की कोशिश में और बड़ी गलतियां कर रही है। आज बीजेपी ने स्वतंत्रता सेनानियों का एक वीडियो डाला है, तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लेकिन नेहरू और गांधी नहीं है स्वतंत्रता सेनानियों के वीडियो में जो बीजेपी की तरफ से डाला गया है। इसी तरह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पोस्टर में, इस पोस्टर को देखिए, गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से ऊपर सावरकर की तस्वीर लगाई गई है। ये देख लीजिए इस तस्वीर को। इस पर पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जो कुछ लिखा है, जरा आपके स्क्रीन पर आप देखिए। स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए हैं। जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके उनको पोस्टर में बड़ा बना रहे हो। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। ये बात यहां लिख रहे हैं पवन खेड़ा। इसी तरह आज एक वीडियो जारी किया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लगभग 11 मिनट का वीडियो। उसमें भी उन्होंने अपने कांग्रेस के संगठन को मजबूती प्रदान करने की बातें तो कही ही, आज़ादी की बात उन्होंने कही ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने वोट चोरी और वोट चोरी के कारण क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी बातें कही हैं और एक मोबिलाइज करने की, कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश उस वीडियो के जरिए वहां पर की है। आज उसको साझा किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में तो दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या 50 साल तक राज करने का दावा करने वाली बीजेपी अब मोदी के कारण इतनी लाचार हो चुकी है कि सस्ती कॉमेडी पर उतर आई है। क्या 140 करोड़ लोग मोदी से निराश हो चुके हैं और राहुल गांधी उनके लिए उम्मीद बने हुए हैं? लाल किले से क्या यह नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण था? और राहुल के आगे कैसे झुके हैं आज मोदी, वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी लगातार जिस गब्बर सिंह टैक्स की बात करते रहे हैं, यानी जीएसटी की बात जो करते रहे हैं, आज जीएसटी को लेकर जो नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे राहुल गांधी के आगे झुकते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। संविधान की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी लाल किले से, संविधान की मजबूती की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी लाल किले से। आखिर क्यों? जीएसटी की बात क्यों कर रहे हैं?
नरेंद्र मोदी। क्या अब नरेंद्र मोदी को डर सताने लगा है सत्ता जाने का? क्या नरेंद्र मोदी को अब डर सताने लगा है कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, धीरे 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 पोल खुल रही है? चलिए इन सब की बात आज करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है और ये सारी बातें स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए कि आखिर देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। और आज कस्में खानी चाहिए कि उस दिशा में, जिस दिशा में इस देश का लोकतंत्र खोखला होता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। चलिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करवाता हूं। देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी जुड़े हुए हैं, सुनील जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, राहुल गांधी की एक और तस्वीर आ गई, दिन भर तस्वीर चलती रही। ये छाता ले सकते थे, बिना छाता, और बिल्कुल डटे हुए हैं बारिश में। बारिश में हम सब भी भीगते रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहां दूसरी है। बात यह है कि राहुल गांधी ने वो कर दिखाया है जो शायद विपक्ष के दूसरे नेता भी नहीं कर पाए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बातों पर एक तरह से देखिए तो कल मुहर लगा दी है। आपकी प्रतिक्रिया? राजीव जी, कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है इंदिरा भवन, उसमें ये पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय गीत से शुरू होता है कांग्रेस का हर समारोह, वंदे मातरम से, और समाप्त होता है राष्ट्रगान जनगण मन तक। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से लेकर ध्वजारोहण और उसके बाद राष्ट्रीय गान जनगण मन, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बारिश में ऐसे ही भीगते खड़े रहे। छाता उन्हें देने की कोशिश की गई, कांग्रेस के लोगों ने, सेवा दल के लोगों ने, उनके सिक्योरिटी के लोगों ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब वो एंटर हुए आए तो हाथ पकड़ के अपने साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर गए, वहां तक जहां उन्हें ध्वजारोहण करना था खड़गे जी को, वहां से अलग हट के दूसरी तरफ खड़े हो गए, जिसकी जो जगह थी, जो प्रोटोकॉल है, कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन दोनों वहां थे और उन्होंने ध्वजारोहण किया। तो ये जो फोटो है, ये वीडियो देखने वालों को ही आश्चर्यचकित नहीं कर रहा है, वहां जितने लोग थे वो भी हैरान थे, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैरान थे। वो जो तस्वीर है जो आप दिखा रहे हैं, उसमें उनके सिक्योरिटी ऑफिसर जो अगल बगल खड़े हुए हैं, उनके चेहरे के अगर आप भाव दिखाएं पूरी स्क्रीन पे, तो आश्चर्य कर रहे हैं कि खुद भी भीग रहे हैं, वो भीग नहीं है उन्हें भी। अगर छाता लेके खड़े हो जाते तो शायद वो भी थोड़ा बच जाते। और सूट में है, सूट भीग जाता है तो बड़ी देर तक तकलीफ देता है, कुर्ता पजामा तो थोड़ी देर में थोड़ा कम सूखने लगता है। तो ये जो राहुल गांधी है, ऐसे हैं जो तरीके से करते हैं, और सबसे बड़ी ताकत है, ये इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। राहुल गांधी को कई बार परिवार में भी, परिवार यानी उनका जो छोटा सा परिवार है जिसमें मां और बहन है, और कांग्रेस पार्टी में भी थोड़ा जिद्दी माना जाता है। जैसे आज कुर्ता पजामा पहन के आए, उस दिन जब डिनर दिया था तो कुर्ते पजामे में थे, लेकिन पार्लियामेंट में जिस दिन भाषण देना हो लोकसभा में, तो परिवार का कोई सदस्य अगर रिकमेंड कर दे कि कुर्ता पजामा में चले जाइए, तो नहीं मानते। तो अपने तरीके के हैं, लेकिन जो अपनी वैल्यूज हैं, जो करना चाहिए, उसको लेके बहुत दृढ़ है। अभी देखिए आप कि आज का जो पूरा का पूरा सीन था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो सबसे सीनियर नेता हैं, वो भी चिंतित थे, उन्होंने भी धीरे से कहलवाया, मगर नहीं सुना। दूसरी बात कि कांग्रेस का जो पुराना मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहां पे भी बाकायदा समारोह के साथ, छोटा समारोह था मगर ध्वजारोहण हुआ, वहां अजय माकन गए और उन्होंने वहां पे ध्वजारोहण किया।
पहले यहीं पे सबसे ज्यादा रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब नया बन गया है तो आज यहां कांग्रेस ने किया। दूसरी बात की जो ये आपने अमित मालवीय का जिक्र किया कि साहब वहां नहीं गए, पिछले साल की तो बात है, 2024 की, नेता प्रतिपक्ष बन चुके थे। 15 अगस्त 2024 में राहुल गांधी गए थे, पीछे की सीट पे बिठाया गया था। वो प्रोटोकॉल याद नहीं आया अमित मालवीय को। सबसे अग्रिम पंक्ति में नेता प्रतिपक्ष की जगह होती है, लेकिन 15 अगस्त, जी आवाज नहीं आ रही आपकी? जी जरा मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ गई जी अब आ गई हाँ। मैं जरा उस सीन को दिखाना चाहता हूं जहां राहुल गांधी, बारिश की शुरुआत हुई, राहुल गांधी के पास छाता लेकर आया गया, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया छाता लेने से। जरा फुल स्क्रीन ले आइए इस सीन को, ये देखिए जरा ऊपर। हाँ, ये बारिश की शुरुआत हो रही है, राहुल गांधी को अभी बोला जाएगा, देखिए यहाँ। और इस तस्वीर में साफ साफ बारिश, उसके बाद फिर छाता ऑफर किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी यहाँ छाता मना कर देंगे, ऊपर देख रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि ये कोई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप बिना छाते के आप पानी में खड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप दृढ़ संकल्प हैं अपने काम से और उसमें कोई दूसरा डिस्टरबेंस नहीं हो, ये यहाँ पर दिखाने बताने की ज़रूरत। और राहुल गांधी के पास जब छाता लाया जाता है तो वो बिल्कुल उस चीज़ को मना कर देते हैं, छाता को। खैर आगे बढ़ते हैं। शकील जी अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। तो आप वो सुनवा सकते थे, पता नहीं इस वीडियो में है कि नहीं है। ये राष्ट्रीय गीत शुरू होने के समय का फोटो था, जब उनके पास छाता लेके आया गया। सबसे पहले उसी से होता है वंदे मातरम। जो पास में सेवा दल के अधिकारी खड़े हुए हैं वो वहां राष्ट्रीय गीत, जी हाँ यही राष्ट्रीय गीत शुरू होने की घोषणा करते हैं, और उसके बाद ये ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद ये सलामी देते हुए राहुल गांधी और खड़गे जी और बाकी सारे नेता, तो वो है ऐसे। और होना चाहिए कई मायनों में कि जो कहते हैं वो करते हैं, और जो ये छोटी मोटी जिस किस्म की बाधाएं होती हैं उनकी वो कहीं परवाह नहीं करते। जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो ऐसे ही की थी। हम पहले भी बता चुके हैं कि वो जब इसकी तैयारी हो रही थी और जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, राहुल गांधी जब कह रहे थे कि देखिए मैं क्या करता हूं, कैसे जाऊंगा, तो हमने लिखा भी है, बताया भी है कि हम अकेले जर्नलिस्ट थे उसमें, और वो हमने वहां से सारा बताया था। कांग्रेस के हमारे कई दोस्त बहुत नाराज हो गए थे, बड़े सीनियर लीडर, कि आप यहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने कहा हमारा काम है, वो हमको करना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी, उस समय भी सारे लोग बड़े द्विधा में थे कि ये यात्रा कैसे होगी, क्या होगा। इतनी बड़ी यात्रा जो जब वो शुरू करने वाले थे कन्याकुमारी से, तो राहुल गांधी ने की और 2 यात्राएं कर दी, दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम। और तीसरी यात्रा जो है परसों से सासाराम रोहतास से रेलवे स्टेडियम से शुरू करने वाले हैं। उसका तो पूरा प्रोग्राम आ ही चुका है। यहां पे हम लोगों ने पहले उसको बता दिया था जब प्रोग्राम बन रहा था। तो हम जो बता रहे थे कि ये आज आप कह रहे हो कि राहुल गांधी नहीं गए, नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें कई जगह जाना होता है, कई प्रोग्राम होते हैं, सब लोग जाते हैं। आपने खुद बता रहे थे भी 15 अगस्त थे, हर एक के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं सुबह से लेके। लेकिन जब गए थे तब आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, किस प्रोटोकॉल के तहत आपने उनको पिछली पंक्ति में बिठाया था? और सिर्फ 15 अगस्त पे ही नहीं, लाल किले पे ही नहीं, गणतंत्र दिवस पे राजपथ पर भी, वहां पर भी जब राहुल गांधी गए थे, कांग्रेस के नेता थे, सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, वहां भी आपने उनको पीछे बिठाया था जी। लेकिन राहुल गांधी ने कभी शिकायत नहीं की। आज तक उनके मुंह से कभी किसी ने शिकायत नहीं सुनी कि उन्होंने कोई शिकायत की हो। तो राहुल गांधी की तस्वीर जाहिर है कि बहुत वायरल होना ही थी, ये होगी ही, क्योंकि देखिए खड़े होने में भी फर्क होता है। वहां जितने लोग थे उन सबको संकोच होता है कि हम छाते में हैं, और ये बंदा जो है
ये भीगता हुआ लगा था। उससे संयोग की बात है कि बारिश तेज हो गई थी जी। दूसरी बात जो आपने विज्ञापन का जिक्र किया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। 4 लोग हैं उसमें, भगत सिंह जी तो है ही, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं और सावरकर हैं। ठीक है, लेकिन आरएसएस के 100 साल का जलसा हो रहा है, प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर रहे हैं। इस फोटो में भी जिसमें आप किसी को जबरदस्ती डाल रहे हैं, आरएसएस के किसी नेता को नहीं डाल पाया। 100 साल में आरएसएस ने एक ऐसा नेता पैदा नहीं किया जिसको आप वहां डाल सकते। सावरकर तो आरएसएस के थे नहीं। उनका जो लिखा हुआ है सावरकर समग्र में आता है, जो हम पढ़ के बता देते हैं कि उसमें उन्होंने लिखा था कि संघ में लोग पैदा होंगे, आरएसएस में पैदा होंगे, और जब वो मरेंगे तो उनके शिलालेख पे लिखा होगा कि संघ में पैदा हुआ और बिना कुछ किए धरे मर गया। जी। संघ को लेके तो उनके विचार जो हैं सबको मालूम है, किताबों में लिखे हुए हैं, उसको तो मिटा नहीं सकता कोई। तो संघ के किसी आदमी का फोटो भी आरएसएस वाले अपना डाल नहीं पाए उसमें 4 में से। तो ये तो हालत है आपके संगठन की। वो भी आपको मिलता है तो उधार लिए हुए सावरकर ही मिलते हैं। सावरकर की विचारधारा से बहुत सारा वो होता है। सावरकर लड़े भी हैं, माफिया भी मांगी है, सब कुछ उनके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन आरएसएस का तो कोई बंदा लड़ा भी नहीं है। तिरंगे के लिए जो कहा था वो सबको मालूम है सारी चीजें। एक लास्ट बात और कर दें हम कि जो अभी आपने जिक्र किया जीएसटी की वापसी का या उसमें सुधार का, गब्बर सिंह टैक्स का, राहुल गांधी के पास एक जो है वो आकलन की जो दृष्टि है, जो उनका ऑब्जर्वेशन है, जो चीजों की समझ है, देखिए हर बार सामने आ जाती है। राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी वापस होगी, और अभी जो एसआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, राहुल गांधी, जिसे उन्होंने बड़े कटाक्ष के तौर पे लिखा था कि बड़ा दिलचस्प है कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अनुभव किए, मगर मृत लोगों के साथ पहली बार मैं चाय पी रहा हूं। तो उस समय उन्होंने उनसे क्या कहा था, लास्ट सेंटेंस राहुल गांधी ने उन लोगों से मिलते हुए कहा था कि आप चिंता नहीं करो, एसआईआर वापस होगा, आपके वोट का अधिकार मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक उस नेता में होती हैं जो आने वाले समय को पहचान जाता है, कि जो जमीन पे लोगों को पढ़ने की कोशिश करता है, लोगों को समझने की कोशिश करता है, उनके साथ संवाद करता है। तो अभी आप परसों से देखेंगे कि राहुल गांधी की जब यात्रा शुरू होगी, अभी तक का जो प्रोग्राम है मालूम है सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, सुबह 11 साढ़े 11 बजे शुरू होगी, लेकिन अब तो लगातार प्रोग्राम आ रहे हैं बहुत सारे। तो उसमें राहुल गांधी किस तरह से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी चीजों को समझते हैं, और बिहार में इसको लेके बहुत भारी उत्सुकता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ करेंगे बिहार में। बिहार के सासाराम से इसकी शुरुआत होगी। ऐतिहासिक जगह है सासाराम, आप जानते हैं, और इसका समापन जो है वो पटना के गांधी मैदान में परसों से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी टीम भी साथ साथ रहेगी, तो लगातार कवरेज आप हम देखेंगे हमारे इसी चैनल पे, जो बिहार में और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये यात्रा, बिहार की यात्रा, और उसमें भी वोट चोरी को एक्सपोज करने के बाद ये परिवर्तन यात्रा लेकर निकल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लेकिन आज जो कुछ हुआ, इसमें नरेंद्र मोदी अपने रिकॉर्ड को तोड़ के तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने सुस्त, पस्त, थके हुए क्यों नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी? जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं, और ये जरा समझें कि क्या यहां पर राहुल गांधी के विचारों, बातों में इतने अटक गए हैं नरेंद्र मोदी कि कुछ भी बोलने से पहले 10 बार अब सोचना पड़ रहा है। लेकिन आरएसएस की बात, आरएसएस का गुणगान क्यों कर बैठे? जी देखिए, पहली बात की जो राहुल गांधी वहां नहीं गए, तो मैं कहूंगा कि ठीक हुआ कि नहीं गए। जैसे शकील जी ने कहा कि जब आप नेता प्रतिपक्ष को प्रोटोकॉल नहीं दे पाएंगे, विपक्षी नेताओं को का वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो नहीं होगा, और एक राष्ट्रीय फंक्शन को, राष्ट्रीय इवेंट को आप पार्टी इवेंट में तब्दील कर देंगे, तो वहां पे ना जाना ही बेहतर है। और आज़ादी का जश्न तो कहीं से भी मनाया जा सकता है,
राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास पॉलिटिकल पार्टी, वहां बनाया उन्होंने। पहली बात। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड भाषण, अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। यही सब फिगर्स और प्रोपेगेंडा की चीजें आती हैं कि कितनी बार भाषण दिया, कितने मिनट का भाषण दिया। मोदी जी के भाषण का शेल्फ लाइफ बहुत कम है, एक दिन, उसके बाद सब भूल जाते हैं। 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, एक भी भाषण उनका ऐसा आपको याद नहीं आएगा, किसी को भी याद नहीं आएगा जो याद करने काबिल हो। पंडित नेहरू का भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी आज भी कोट होता है, 79 साल बाद भी। तो इंदिरा गांधी के बहुत सारे भाषण कोट होते हैं आज भी, चाहे वो व्हाइट हाउस में दिया हुआ रेगन के सामने का भाषण हो, चाहे यहाँ पे किसी रैली का भाषण हो। तमाम सारे भाषण दूसरे प्रधानमंत्रियों के आज भी याद किए जाते हैं। मोदी जी का भाषण आज जो होता है वो कल तक खत्म हो जाता है हेडलाइन बन के। और पिछले, अभी मैं देख रहा था पिछले भाषणों के इनके घोषणाएं, तो अगर आप उसका रिव्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ घोषणाएं होती हैं वहां से, लाल किले से। दूसरी बात, शुरुआत उन्होंने की, मैं आरएसएस के मामले पे आता हूं, लेकिन जो शुरुआत पहला उन्होंने शुरुआत की ऑपरेशन सिंदूर से, और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ये कहा कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी। तो क्या सेनाओं ने सीज फायर कर लिया? क्या ये सीज फायर करने का फैसला सेनाओं का था? और सेनाओं का था तो ट्रंप 30 बार क्यों बोल चुके हैं? सबसे बड़ी भारत पाकिस्तान के 48, 71, 65 और करगिल, इतने युद्ध तो पाकिस्तान के हो चुके हैं, और कभी भी ऐसा सीज फायर नहीं हुआ कि किसी तीसरे देश के कोई तीसरा देश दावा करे कि हमने करवाया है और बिना किसी नतीजे के हो जाए। ऐसे वक्त हो जाए जबकि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ी हुई हो और उसका कंक्लूजन ना हुआ हो। तो बीच युद्ध में जब सेना कह रही है, अभी एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने 6 हवाई जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए, तो जिस दिन जहाज गिराए उसी दिन सीज फायर भी हो गया। ये कैसा सीज फायर था? ये तो सेनाओं ने नहीं किया। तो ये जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, ये मोदी जी के बायोडेटा में बतौर प्रधानमंत्री बहुत ही, जिसको कहें कि एक नेगेटिव एंट्री है, और ये हमेशा याद किया जाएगा कि आपने तीसरे देश को इन्वॉल्वमेंट इसमें करवा दिया। ट्रंप कैसे बोल रहा है? और कभी एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ये कहा कि ट्रंप जो है गलत बोल रहे हैं? उसके बाद उनके प्रधानमंत्री काल की विदेश नीति आप देखिए, वो विदेश नीति आपने इतने सारे 65 एमपीज को भेजा बाहर अलग अलग देशों में, और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ट्रंप ने, जिसको आप ये कहते रहे कि ट्रंप मेरा दोस्त है, उसने आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ किसी पर लगा तो भारत पे लगा, बांग्लादेश पे भी नहीं है, पाकिस्तान पे भी नहीं है, चीन पे भी उतना नहीं है। 50% के टैरिफ की धमकी दी उसने। तो ऐसी कैसी दोस्ती है? अब बात आरएसएस की। देखिए, आरएसएस ने पिछले कुछ महीनों में और खासकर 2024 के बाद, अगर आप मोहन भागवत के भाषणों को ट्रैक करेंगे तो लगातार इनको संदेश दिया है। एक तो ये भी कहा कि अवतार कोई नहीं हो सकता। दूसरा, आरएसएस ने कहा कि अपने आप को अवतार घोषित करना ठीक नहीं है, और 75 साल का भी इनको सुझाव दे दिया
कि 75 साल होने पर रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, आपको दूसरों के लिए जगह देनी है। एक तो ये तो एक बहुत बड़ा दबाव आरएसएस की तरफ से है, और नैतिक दबाव भी है बीजेपी के ऊपर, अगर नैतिकता बची थोड़ी बहुत भी, कि आपने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा जैसे बड़े नेताओं को घर बैठा दिया, ये कहकर कि आप 75 साल के हो गए। तो मोदी उसमें अपवाद क्यों है? मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी तो बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो संस्थापक हैं, उनको भी आपने बिठा दिया, तो मोदी कैसे अपवाद होंगे 75 साल के होने पर? ये सवाल बीजेपी आरएसएस में है। दूसरा एक बड़ा दबाव जो आरएसएस का है, जिस वजह से अभी तक बीजेपी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पाया, वो दबाव है कि जेपी नड्डा को हटाइए और जेपी नड्डा की जगह एक ऐसा प्रेसिडेंट बने जो कि मोदी और अमित शाह का रबर स्टैंप ना हो। और ये दबाव लगातार है। मोदी और अमित शाह की तरफ से कई बार सुझाव भी दिए गए कि धर्मेंद्र प्रधान को बना देते हैं जी, और खट्टर जी का सुझाव गया, भूपेंद्र यादव का सुझाव गया। ये सारे सुझाव आरएसएस ने रिजेक्ट कर दिए। आरएसएस नहीं चाहता है कि अब आरएसएस रिक्लेम करना चाहता है कि बीजेपी को वापस ये गुजराती कंपनी से हम वापस लें। और अब आरएसएस के सामने चिंता किस बात की है? चिंता ये है कि मोदी साहब रिटायरमेंट की करीब हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी है, जिनके पास अभी 20 साल का पॉलिटिक्स बची हुई है। तेजस्वी यादव है, वो भी युवा हैं, राहुल गांधी से भी उनकी उम्र कम है काफी। उसके बाद अखिलेश यादव है। तो विपक्ष के पास अगली जनरेशन का नेतृत्व तो आ चुका है। बीजेपी के पास 1 से लेकर 10 तक कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नहीं क्लेम कर सकता है। मोदी और अमित शाह के बाद लाइन बंद हो जाती है वहां पे। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी की बीजेपी में बहुत पावरफुल नंबर 2 लाइन थी। मोदी उसमें उस नंबर 2 में भी नहीं थे उस वक्त। तो बताओ, करस्पॉन्डेंट में कवर करता था बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को। वहां तो अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थी, वेंकैया नायडू थे, कर्नाटक से अनंत कुमार थे, गोपीनाथ मुंडे थे, प्रमोद महाजन थे। बड़ी एक लंबी सशक्त दूसरी पंक्ति के नेता पैदा हुए थे, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई आगे चल के। मोदी और अमित शाह की बीजेपी में कोई नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 नहीं है। नंबर 2 तक मोदी, वहां अमित शाह है, उसके बाद लाइन बंद। आरएसएस इसको खत्म करना चाहती है। इसलिए आज लाल किले के प्राचीर से आरएसएस को लेकर एक लंबा चौड़ा बयान, उनकी तारीफ, प्रशंसा, उनकी महिमा मंडन किया गया है। ये गिव एंड टेक है, और अब देखना है कि आरएसएस इसमें कैसा आगे, इसमें कोई आरएसएस का दिल पिघल जाता है क्या इस तारीफ से, ये तो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वक्त में। और दूसरी एक आखिरी बात राजीव इस वक्त, कि तमाम चीज़ों में सबसे बड़ा जो नुकसान इस देश में हुआ है वो है संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जो इस तरीके से हालत है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हमको कहना पड़ेगा, बहुत साफ तौर पे कहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान हमको ये ताकत देता है कहने की कि संवैधानिक संस्थाओं पे अगर कोई जंग लगता है, कोई कुछ कमी आती है, तो उसको बोला जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर जज की कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, जो उनका मैंडेट नहीं है, वो भी नेता प्रतिपक्ष को, तो ये बात, इससे लगता है कि ये जो नफरत की पॉलिटिक्स है ये कहाँ तक पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन एक सरकार के डिपार्टमेंट की, सरकार का डिपार्टमेंट भी नहीं है, वो तो बीजेपी के एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहा है। तो जो संवैधानिक संस्थाओं की हालत है वो बड़ी खराब है जी। और इस दिशा में जो है, अगर बिहार का चुनाव जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा
कि बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी को कामयाबी नहीं मिलती है तो मोदी जी के ऊपर वास्तव में आरएसएस जो है वो शिकंजा और कसेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपसे दो बातें जो हम दोनों चीज़ यहाँ लिख रहे हैं अपने हेडिंग में। पहली बात, क्या ये आखिरी भाषण है नरेंद्र मोदी जी का? ये सवाल पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको इस हिसाब से थोड़ा इसका विश्लेषण कीजिए। दूसरी बात, राहुल गांधी के आगे क्यों झुके झुके से नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? धन्यवाद राजीव जी। प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण है वो बहुत ही निराशाजनक रहा। हालांकि पहले के भाषण भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। प्रधानमंत्रियों के भाषण से हमें एक सुदृढ़ वर्तमान की आशा जगती है और एक बेहतर भविष्य के सपने सामने उभरते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले के भाषण से यह नहीं होता कि आप पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर ही अपने आप को केंद्रित करें और आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसी को बढ़ाने की कोशिश करें। ये कम से कम पार्लियामेंट में बोल लीजिए, रैलियों में बोल लीजिए, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में कह लीजिए, जो ये राष्ट्रीय पर्व हैं, ये पर्वों पे लोग प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से एक उम्मीद करते हैं कि हमको ढेर सारी चीजें ऐसी होती है देश में जो हर नागरिक को पता नहीं होती। लोग प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक भविष्य का आश्वासन चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनका वर्तमान कितना सुरक्षित है। ये कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। और ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, लोग इस देश में ये माना जाता रहा है कि प्रधानमंत्री के स्तर से जो बातें कही जा रही हैं उसमें किसी चीज उसमें फैक्ट चेक की आवश्यकता नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी जो भाषण कर रहे हैं, अब आप पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करके अपने आप को बेहतर नहीं बता सकते। अगर पूर्ववर्ती सरकारों में चिप को लेकर के कोई काम नहीं हुआ तो अब यह बात नहीं चलेगी। हालांकि कितना काम हुआ है सब जान रहे हैं। आपने क्या किया है पिछले 11 वर्षों में इन वैज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर आपने क्या किया? और ये सीधे सीधे कह देना कि चिप के निर्माण को लेकर के जो सोच थी उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई, यह कितना तथ्यहीन बात है। सवाल इस बात का है कि और यह जब लोगों को यह पता चलता है कि उस दिशा में उस समय के सरकारों ने, उस समय के लोगों ने, उस समय के वैज्ञानिकों ने कितनी प्रगति की और कितना आगे जाने का उन्होंने प्रयास किया, और जब प्रधानमंत्री के भाषण से उसकी तुलना करेंगे तो उनको किस तरह की निराशा हाथ लगेगी। और लोग ये पूछेंगे कि जो उस समय हुआ वो हुआ, 11 सालों में उस पूरी यात्रा, जो यात्रा शुरू हुई थी, उसको किस मुकाम तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। और यह भी पूछा जाएगा कि आज जिस तरह की वैज्ञानिक चुनौतियां हैं इस दुनिया के पैमाने पर, उसमें आप कितना आगे बढ़े। आप उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सरकार ने उस क्षेत्र में कितना काम किया। दुनिया के कई देश, अमेरिका और चाइना के बाद छोड़ दिए, कई देश जिसमें इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हासिल कर ली। हमने क्या किया? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कितना इसमें निवेश करने के लिए तैयार है? कितना लोगों को तैयार कर पा रहे हैं? बड़े सवाल है। तो आप ये लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के मुंह से लोग पिछले सरकारों की आलोचना नहीं सुनना चाहते। आप और किस तरह के सपने आप दिखाते हैं कि आप दीपावली के मौके पर जीएसटी में संशोधन करेंगे और आपको राहत देंगे। अरे जीएसटी कोई बाहर से थोड़ी आई थी। जो बात आज आप कर रहे हैं, जीएसटी को तो आपने लागू किया था। जीएसटी के कारण से कितने एमएसएमई का सेक्टर कितना बुरी तरह से प्रभावित हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जीएसटी को लेकर कितनी उसकी आलोचना करते रहे हैं, उसके दर को लेकर के, उसको लागू करने के तौर तरीकों को लेकर के, उसके जो स्लैब बने हुए उनको लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं होती रही। अब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और जिस चीज को आपने खुद ही लागू किया, उसी चीज में आप राहत देकर के उसका एक या नंबर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं बहुत राहत मिलने वाली है आप लोगों को। ये संभव है? कोई ऐसी चीज हो जो किसी अन्य ने थोपा हो और आप उसको हटा रहे हो, तो बात समझ में आती है कि चलिए आपका योगदान है। उसको तो आपने खुद ही लागू किया और आम लोगों की तकलीफों को, आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करके, उसकी आलोचना को दरकिनार करके आज प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस की तारीफ कर दी। ठीक है, आप उस विचारधारा के पोषक हैं, आप उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि उस आपकी इन बातों को लोग कितना स्वीकार करेंगे।
आज ये बड़ा सवाल इस देश में हमेशा से रहा है कि आजादी की लड़ाई में संघ का योगदान क्या है, संघ की भागीदारी क्या है। यह तथ्य है कि केवल एक सरसंचालक के व्यक्तिगत रूप से भागीदारी को छोड़ के संगठन के किसी व्यक्ति ने उसमें शामिल नहीं हुआ। ये सवाल पूछे जाते रहे कि संघ के किस व्यक्ति को फांसी की सजा हुई, ये सवाल पूछा जाता रहा है कि संघ के किस नेता ने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक जेल की यात्राएं की। राष्ट्रीय आंदोलन के किस बड़े आंदोलन में संघ के लोग शामिल हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बड़े बड़े आंदोलन शुरू किए गए उसमें संघ के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी, ये किसी से छुपा तो है नहीं। और 100 सालों के अपने कार्यकाल के बाद भी स्वीकृति की स्थिति है कि आप ये नहीं कह सकते कि हर मोहल्ले में जो बड़ी संख्या है वो संघ के लोगों की है, यह स्वीकृति नहीं बन पाई। संघ हमेशा जब सत्ता में बीजेपी होती है, जनसंघ रहा है या जनसंघ सत्ता में शामिल रहा है, तब उसका विकास हुआ है, उसकी वृद्धि होती रही है। आप अपने संगठन को बढ़ाइए, कहिए सब, लेकिन कम से कम आज अभी राष्ट्रीय पर्व है, वह भी इतिहास की नजर से लोग इसकी व्याख्या करेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो कितना तथ्यपरक है। और ये इसके साथ साथ ये जो संघ का उल्लेख है, यह भी प्रधानमंत्री की राजनीतिक कमजोरी का उल्लेख करता है, उनकी कमजोरी को रेखांकित करता है। यह भारतीय जनता पार्टी के आज के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, हमें संघ की आवश्यकता थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और आज उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ही प्रधानमंत्री जी ये बात कर रहे हैं और संघ के पक्ष में इतनी एक लंबा व्याख्यान उन्होंने दिया। तो आज जो भाषण था वो कम से कम देश को आश्वस्त करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, लोगों के मन में किसी तरह के सुरक्षा का भाव जगाता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, लोगों को एक बेहतर सपने की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। अब रही बात कि राहुल गांधी के मुद्दे, राहुल गांधी ने जो मुद्दे खड़े किए हुए हैं उन मुद्दों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पहलगांव की घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रवाद का नारा, एक राष्ट्रवाद का माहौल पूरे देश में पैदा करने की कोशिश की। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जो तिरंगा यात्राएं या विजय यात्राएं निकाली गई वो उसी एक राजनीतिक कोशिश के तहत थी, लेकिन उसमें लोगों की भागीदारी नहीं हुई। लोगों के मन में इस पूरे घटनाक्रम में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब सरकार ने नहीं दिया। वो सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर पहलगांव की घटना हुई क्यों। अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आप ऑपरेशन सिंदूर की कितनी ही बात कर लें, अपनी उपलब्धियों की कितनी ही बात कर लें, लोगों को स्वीकार नहीं होगा। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि सेना को पूरी छूट थी, तो ये सवाल पैदा होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से युद्ध विराम क्यों हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार 37 या 38 बार इस बात को कह चुके हैं कि मेरे हस्तक्षेप के कारण से युद्ध विराम हुआ था, और आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उसका खंडन भी करने के लिए तैयार नहीं जी। तो व्यक्ति कैसे स्वीकार कर लेगा, एक देश का आम नागरिक इसको कैसे स्वीकार करेगा कि यह निर्णय दबाव में नहीं लिया गया, या भारतीय सेना को अपने पराक्रम का जो पराक्रम है उसके पास, जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है उस भारतीय सेना के पास, उसको प्रदर्शित करने का मौका मिला। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा की या इस पूरे घटनाक्रम में और सरकार के नीतिगत फैसलों को लेकर के जो मुद्दे खड़े किए, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जो जीएसटी का मुद्दा हो, जीएसटी के मुद्दे पर भी सरकार के आज राहुल गांधी की बात से सब सहमत होती हुई नजर आई। बिहार का जो पूरा घटनाक्रम है, अगर बिहार के राज्य में लोगों के मताधिकार छीने जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। किसी देश का किसी राज्य में लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हो और भारतीय जनता पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल उसमें उसको लेकर के चुप हो, तो क्या आम आदमी उसके साथ खड़ा हो जाएगा। वह भी एक बड़ा मुद्दा है। तो राहुल गांधी के मुद्दे के सामने स्थिति यही है कि कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, और आप केवल आलोचना करके इस पूरे के पूरे विमर्श को खत्म कर देंगे, ये संभव नहीं है। आप बार बार एक चित्र दिखा रहे हैं आप, जिसमें इंदिरा भवन के पास झंडारोहण के समय राहुल गांधी मौजूद है।
कितने मतलब आप ये लोग इसके आईटी सेल के लोग किस तरीके से और कितना स्तरहीन काम करते हैं। राहुल गांधी की आपने पूरा वीडियो दिखाया। राहुल गांधी जब अपने बगल में खड़े हुए अपने पार्टी के स्वयंसेवक की तरफ देखते हैं, उस समय जो उनके चेहरे का भाव होता है, केवल उतना ही दिखा करके एक फोटो वायरल की जा रही है बड़े पैमाने पर, कि किस राहुल गांधी इस पूरे कार्यक्रम में किस तरीके से रिलंक्टेंट होके खड़े हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे कोई बात कह रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका ध्यान उस तरफ होगा जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, और उसमें यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश करना कि यह एक कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी बहुत ही स्थिर चित्त होकर के नहीं बल्कि कहीं और खोए हुए हैं। एक अंतिम बात जो आप आज एक बात करने की कोशिश की जा रही है कि लाल किले के मेरा स्वतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। बिल्कुल ठीक किया। क्यों शामिल होंगे? एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को अगर आप राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहने देंगे, जिस व्यक्ति को, जिस पदाधिकारी को, राहुल गांधी कोई किसी पार्टी के तो नेता है नहीं, एक पार्टी के नेता के साथ साथ विपक्ष के नेता के पद पर है, जो एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। उसको आप कोई सम्मान नहीं देंगे, और सम्मान नहीं देने के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं आएगा, वो शामिल नहीं होते हैं, तो आप ये कहना शुरू करेंगे कि नहीं, उन्होंने एक राष्ट्रीय त्योहार में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रीय त्योहार को उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने पार्टी कार्यालय में मनाया। ऐसा तो नहीं था कि उनके कार्यालय बंदी थी या इस उत्सव को, इस अवसर को लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, देश को संबोधित नहीं किया, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात नहीं की। तो अपमानित होने के लिए कहीं क्यों जाना? और सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो सरकार के खिलाफ खड़े हैं, सरकार के रीति नीति के खिलाफ खड़े हैं तो सरकार की रीति नीति के खिलाफ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। तो यह मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी का इस कार्यक्रम में शामिल न होकर के उन्होंने यह जो संदेश देने की कोशिश की कि सरकार से असहमत हैं, हर स्तर पर असहमत हैं, और इस सरकार का विरोध का जो अपना क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह, जो मुख्य समारोह होता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी प्रधानमंत्री होता है देश का, चूंकि अभी नरेंद्र मोदी हैं तो उनका नाम ले रहा हूं, और इससे पहले भी जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाकर वहां जब भी मौका मिला 15 अगस्त को जाकर वहां झंडा फहराया लाल किले की प्राचीर से। ये एक देश की आन बान शान की तस्वीर वहां होती है, और वहां से प्रधानमंत्री भाषण दिया करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, अपनी सरकार के कामों को बताते हैं, उसका बखान तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक रोड मैप देते हैं कि देश को हम किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने आज वो रोड मैप दिया? 11 साल से लगातार लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में क्या उतना दम आज दिखाई दिया? सबसे ज्यादा समय तक खड़े होकर वहां उन्होंने आज भाषण दिया। 103 मिनट भाषण देना, आप समझ सकते हैं कि ये कितना लंबा भाषण होगा। लेकिन उसमें वो जो बातें कह रहे थे, उन बातों का जिक्र शुरुआत में एक एक कर बहुत हद तक हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने रख दिया है। लेकिन एक बात जो राहुल गांधी ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने वो बात कही क्योंकि आज वहां युवाओं को संबोधित करते हुए, और उसमें भी जो पहली बार नौकरी पाने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा मैं युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर ऐलान करने जा रहा हूं। ऐलान क्या है? तो जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जा रहे हैं, उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लेकर आया हूं मैं, उसकी घोषणा करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए थी, तालियां बजी। नीचे बैठे हुए तमाम उनके जो संगी साथी थे उन लोगों ने भी, और जो बाकी वहां आए हुए थे वो भी, तालियां बजी। उनके बाद इसके बाद जब घोषणा हुई तो घोषणा क्या था? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्यों ऐसी बात मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाते हैं तो आपको 15,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। ये तो पहले आप 60,000 रुपए का बता चुके हैं साहब। 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने तक 60,000 रुपए आप बता चुके हैं, और उस 60,000 रुपए ने यहां के युवाओं को अट्रैक्ट नहीं किया। अब 15,000 रुपए अट्रैक्ट करेगा क्या? आप क्या देने जा रहे हैं? वही
जो आप कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा 2014 में जब वो सत्तासीन हुए, सत्ता पर आए थे, उससे पहले से करते आए। बाद में आपके ही साथी ने कह दिया कि ये तो एक जुमला था। वो जुमला आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या अब यह मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जितनी बातें कही जाती हैं सब जुमला है? और अब तो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को भी भाषण जुमला है, यह माना जाए? इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने अभी से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले एक ट्वीट किया है। पहले उस ट्वीट को दिखाना चाहता हूं, जरा इस ट्वीट स्क्रीन पे ले आइए। लिख रहे हैं राहुल गांधी, 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। सीजन की बात आप लोग जानते हैं, जो साथी आजकल नेटफ्लिक्स पे और अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो सीरीज देख रहे हैं, उसमें सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 ऐसे देखते हैं, अलग अलग नाटकों के, अलग अलग सीरियल्स के। तो ये राहुल गांधी लिख रहे हैं 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल फिर 1 लाख करोड़ की नौकरी योजना। सच क्या है? संसद में सवाल है, वो खुद लिख रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। सच क्या है? सच यह है कि संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना कि 10,000 से भी कम इंटर्नशिप स्टाइपेंड, इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए। और उस समय इंटर्नशिप की रकम कितनी थी? 5,000 रुपए महीने के हिसाब से, यानी 60,000 रुपए साल का। उसको भी मात्र 10,000 लोगों ने माना। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा। इस सरकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। अब यहां पर इसके बाद राहुल गांधी उसका भी खुलासा करते हैं। यह चिट्ठी है, राहुल गांधी के ही पूछे गए सवालों का यहां पर जवाब है। और इस जवाब को देखिए जरा ध्यान से। मिनिस्ट्री देखिए, किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसने, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द, ये पूरा इन्होंने आंसर किसका किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या क्या लिखा है? लिखा है कि टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 2024-25 में आए 10,77,000 एप्लीकेशन आए। किनके? वो युवा जो चाहते थे स्टाइपेंड, जिनकी नौकरी लगी, जो पास आउट हुए, फिर स्टाइपेंड इनको नौकरी से पहले वाला स्टाइपेंड। ये योजना भी कांग्रेस लेके आई थी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में था 2024 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आप याद कीजिए। लेकिन यहां पर टोटल ऑफर कितने किए गए? 1,53,000 लोगों को। 10,77,000 एप्लीकेशन में से सरकार ने 1,53,000, 1.53 लाख, यानी 1,53,000 युवाओं को यह ऑफर किया गया। और इंटर्न हु ज्वाइंड, जिसने ज्वाइन किया इस इंटर्नशिप को, वो 9,453 मात्र। और यह इंटर्नशिप क्या थी कि सरकार ने कहा कि हम 1 करोड़ युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में, अदानी अंबानी जैसी कंपनियों में, टाटा बिरला जैसी कंपनियों में हम आपको इंटर्नशिप करवाएंगे। बहुत बड़ी बात थी कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाएंगे। लेकिन पंकज जी, आपके पास आना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी अब नया झुंझुना जानते होंगे, जो बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है। बच्चे बड़े मस्त हो जाते हैं, उसको बजाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर से उधर उलटते पलटते रहते हैं। वही झुंझुना यहां पर नरेंद्र मोदी ने बच्चों को झुंझुना पकड़ाने के चक्कर में युवाओं को पकड़ाने की कोशिश की है। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह नहीं पता कि इस देश के युवा इतने चालाक से मतलब क्लेवर नहीं, चालाक से मतलब कि जो जाकर अमेरिका में गूगल, अमेरिका में यूट्यूब, अमेरिका में नासा, जिस नासा और जिस गगनयान की आज का जिक्र कर रहे थे नरेंद्र मोदी, ये सब कुछ पूरा का पूरा अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति रोज आंखें तरेर रहा है, रोज आंखें दिखा रहा है नरेंद्र मोदी को, उतनी हिम्मत नहीं मोदी जी को कि वो ये कहें कि हमारे युवाओं के कारण तुम वहां जिंदा बचे हुए हो, हमारे युवाओं के कारण तुम जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो ना, हमारे युवा वहां से आ जाएंगे, जो ब्रेन ड्रेन की बात होती है, आ जाएंगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये नहीं कहते। और यहां उन युवाओं को झुंझुना पकड़ा रहे हैं, यहां मूर्ख बनाया जा रहा है। ये 2 बातें राहुल गांधी ने रख दी हैं। जरा आपका विश्लेषण यहीं से शुरुआत चाहूंगा, और कैसे यहां झुके से, थके से, पस्त नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, बताइए।
हमारे स्क्रीन पे दिख रहे सभी साथियों को और हमारे सभी दर्शकों को जश्न आजादी की मुबारकबाद। और बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आजादी के दिन की मुबारकबाद के साथ में सबसे बड़ी चुनौती आज पूरे मुल्क के सामने इस आजादी को बचा के रखने की है। आजादी पे जो खतरा है वो किसी विदेश का या पड़ोसी देश का या दूरन देश का नहीं है। आजादी पे खतरा हमारी उन्हीं संस्थाओं के कारण उपज रहा है जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी इस आजादी के मूल स्वाद लोकतंत्र को बचा के रखने की है। तो मेरे साथी जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जश्न आजादी की मुबारकबाद के साथ तो ये भी सोचें कि आखिर इस आजादी के मूल्यों को हम बचा कर कैसे रखें। फिर मैं वही आजादी के मूल्यों को बचा के रखने की जब हम बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब लाल किले से ऐसे पावन दिन पर कुछ बोलेगा तो वो देश के लिए सच बोले। मैं बीते 11 सालों के बहुत सारे ऐसे जुमले बता सकता हूं जो मोदी जी ने लाल किले से बोले, लेकिन आज तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार का मामला आपके सामने ही है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि केंद्र सरकार की कितनी नौकरियों के विज्ञापन पिछले 1 साल में जारी हुए हैं, मोदी जी यही बता दें। आपके करीब के उत्तर प्रदेश के अकेले माध्यमिक स्कूलों में, मान्यता प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों में मिला के लगभग 38,000 शिक्षकों की जगह खाली है। आप क्यों नहीं भर रहे? हर जगह आप मुफ्त क्यों देना चाहते हैं? इस मुल्क के आदमी को मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, उसको इंसेंटिव वजीफा नहीं चाहिए। आप अच्छा कंपटीशन कराएं, कंपटीशन से लोगों को नौकरियां दें, लेकिन जब आप कंपटीशन कराते हैं तो आपके पर्चे लीक हो जाते हैं, उसमें बेईमानियां पकड़ी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो मध्य प्रदेश के व्यापन से लेकर राजस्थान तक की योजना कुख्यात है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। जहां पे इम्तिहान हो गए वहां पे 1 साल से रिजल्ट ही नहीं आ रहे। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि मोदी साहब घोषणा करेंगे कि 3 महीने में जितने इम्तिहान हो उनके रिजल्ट आ जाएंगे। जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगार इम्तिहान देने जाएंगे उनका कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ऐसी कोई घोषणा करते। सुपर फ्लॉप योजना की आप घोषणा कर रहे हो, जो संसद में बता चुका है कि आपने जिस वजीफे की घोषणा की थी उसको लेने वाले 9,200 कुछ लोग हैं बस। राहुल गांधी के में जो संसद का जो सवाल जवाब का पर्चा है वही रख दिया है। तो ऐसी सुपर फ्लॉप योजनाओं को बोलने की क्या जरूरत है? मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मेरी निगाह में नरेंद्र मोदी को जीएसटी के बारे में कोई भी घोषणा लाल किले से करने का हक नहीं है। ये घोषणा या योजना संसद में तय होती है टैक्सेशन को लेकर। ये प्रिविलेज है क्योंकि वो एक बजट का हिस्सा है। ये कोई लोक कल्याणकारी योजना नहीं जिसकी आप घोषणा करने जा रहे हैं। तीसरी चीज जो जिसके कारण मेरे सरीखे भारतीय का सिर शर्म से नीचा हो गया, नरेंद्र मोदी आरएसएस को कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन में केवल गैर ही होता है, बाकी उसका प्रबंधन, उसका वित्त, उसकी सदस्यता सभी तो सरकारी होती है। आरएसएस की कौन सी सदस्यता है, उसका कौन सा पदाधिकारी चुनाव से चुना जाता है, उसके वित्त प्रबंधन के कौन से खुले खाते वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एक गोपनीय संगठन जो गिरोह की तरह चलता है, उसकी तारीफ कम से कम पंकज जी, कम से कम वो रजिस्टर्ड होते हैं। क्या ये संगठन रजिस्टर्ड है? यस, ये नहीं है, वही मैं कह रहा हूं कि केवल गैर सरकारी संगठन होते हैं, बाकी सभी सरकारी नियम लागू होते हैं उन पे। लेकिन जिस ऐसे एक गिरोह के बारे में आप लाल किले से चर्चा कर रहे,
आप बताते ना कि आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है। आप दीनदयाल उपाध्याय 1942 में 22 साल की उम्र में लेकर सुन रहे थे और निम्न स्तर का जो डिवीजन का टीचर है उसमें सरकारी भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का विज्ञापन देखो, वो शर्मनाक लानत है इन लोगों पे। जिस सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ ब्रितानी फौज में भर्ती के लिए सावरकर अभियान चला रहे थे, उस सावरकर को सुभाष चंद्र बोस की फोटो के ऊपर जगह दी जाती। 1924 जनवरी 27 जनवरी जैसे मुझे तारीख याद आ रही है, 1924 को रत्नागिरी से सावरकर जेल से छूटा था। उसके बाद 1947 15 अगस्त तक एक आंदोलन, एक लेख, एक नारा सावरकर का बता दिया जाए कि उन्होंने ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ लगाया। ठीक है, शुरुआत के 5 साल के लिए रत्नागिरी जेल से जब छोड़े गए थे तब उन पर बंधन था कि 5 साल आप सरकार की खिलाफत नहीं करेंगे, लेकिन हम तो 24 साल का हिसाब मांग रहे हैं। और उसका एडवर्टीजमेंट आप सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप इस देश के इतिहास को, इस देश के जिन लोगों ने अपनी जान दे दी इस लड़ाई के लिए, उनको शर्मिंदा कर रहे हो। बहुत शर्मनाक तरीके से इस बार ये विज्ञापन है, ये जो है स्क्रीन पे हमारे आपके बीच यही है। और इसमें देखिए गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, इन सबके ऊपर सावरकर को रखा गया। सावरकर है। आप बताइए ना, उस सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ सावरकर सेना में भर्ती करा रहे थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। 1942 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सभी राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया गया था। केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर की हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ही कानूनी थे, क्योंकि ये लोग सरकार के पक्ष में हवा बना रहे थे। ये किस आजादी की कीमत पढ़ा रहे हैं हमको? ये क्या आजादी के मूल्यों को नहीं जानते? जो लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ इस देश के लिए लगा दिया, उन लोगों के लिए आपके मन में सम्मान नहीं बचा। ये आजादी का दिन इस चीज के लिए याद किया जाएगा कि आजादी की लड़ाई का विरोध करने वाले संगठन, आजादी की लड़ाई में ना भाग लेने वाले लोगों का सरकारी पैसे से प्रचार किया गया। और ये देश यदि संवेदनशील है अपनी आजादी की मूल्यों के लिए, तो शायद इस कुत्सित हरकत के लिए ये कभी माफ नहीं किए जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के माफी नाते सबके सामने। दीनदयाल उपाध्याय का तो कोई योगदान ही नहीं था। आप उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो ये लिख के दिया कि भाई मैं तो खड़े होकर जुलूस देख रहा था, मुझको जबरदस्ती शामिल कर लिया गया था भीड़ में। उनको आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहे हैं। नेहरू नहीं है, मौलाना आजाद नहीं है, सरदार पटेल नहीं है, मदन मोहन मालवीय नहीं है, लाला लाजपत राय नहीं है। आप सोचिए कि कितने लंबे समय तक, यदि हम 1920 के लखनऊ सम्मेलन के बाद से 1947 तक की लड़ाई देखें, क्या छोटा होता है? लोगों के मिले हुए एक एक आने के चंदे से देश की आजादी की लड़ाई को इस तरीके से बढ़ाना। आरएसएस बता दे उसने आजादी की लड़ाई के लिए कब चंदा दिया। भाई आरएसएस बता दे 1930 के बाद तो वो 5 साल का हो चुका था। शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के दौरान क्या वो कभी जेल में मिलने गए? क्या उन्होंने कभी कोई बयान दिया? क्या वो कभी उन्होंने उनकी कोई मदद करने की कोशिश की लीगल रूप से? जी। उसके बाद भी जब जितेंद्र नाथ सान्याल और एक तिवारी जी थे कानपुर के, 1936 तक भगत सिंह की बायोग्राफी छाप रहे थे, आरएसएस ने यही कर लिया होता, परिचय निकाल दिया होता, हिंदू महासभा ने कर लिया होता। ये मैं बड़ा मुझको ये तकलीफ है इस बार की आजादी के दिन के लिए, मेरे लिए बहुत
गर्व का दिन होता है, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस आजादी की लड़ाई के लिए बहुत कुछ सहा और खोया है। इस देश की आजादी की लड़ाई के मूल्यों को ये ऐसे निकम्मों और जिन लोगों ने उस संघर्ष का विरोध किया, उनके चेहरे का सरकारी धन के दुरुपयोग से साबका करा रहे, ये बहुत तकलीफदेह बात है। ये देश हर समय आबाद रहे, तिरंगा हर समय लहराता रहे, लेकिन वो लोग बेनकाब होने बहुत जरूरी है जो आज सरकार की आड़ में अपने आप को आजादी की लड़ाई का सिपाही बता रहे हैं। वो छद्म और झूठे लोगों का इतिहास सामने है, रहेगा और आएगा। जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा पाप किया है आज लाल किले की प्राचीर से। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आपकी बातों से बहुत एक बड़ा वर्ग है जो सहमत है, बड़ा वर्ग सहमत है। और आरएसएस का नाम लेना वहाँ से और गुणगान करना आरएसएस का, आरएसएस को सबसे बड़ा एनजीओ बताना और समाज सेवा में आरएसएस का कितना योगदान है, देश सेवा में कितना योगदान है, ये बताना, ये सब कुछ बताता है कि नरेंद्र मोदी किस दिशा में अब जा चुके हैं और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त दबाव में है नरेंद्र मोदी, ये भी दिखाई देता है। 75 साल पूरे हो रहे हैं। मार्गदर्शक दीर्घा में अगर चले गए तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई सुनेगा नहीं। जैसे आपने दूसरों को भेजा, कहीं आप भेजे चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भी यहाँ पर शायद खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी पंकज जी, जल्दी अपनी बात। जी सेकंड, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अमित वाल्दी राहुल गांधी को दर्शक दीर्घा में ढूंढ रहे थे, वो जगदीप धनखड़ को क्यों नहीं ढूंढ रहे थे? वो भी तो अभी रिटायर हुए ना, उनके बड़े प्रियजन थे। धनखड़ जी कहीं दिखे क्या उसमें लाल किले के सामने? इस देश में केवल 2 ही उपराष्ट्रपति जिंदा हैं जैसे मेरी याददाश्त में, एक हामिद अंसारी और धनखड़ जी। नहीं, एक ये भी हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भी, यस जी जी, सॉरी आप ठीक कह रहे हैं जी, वेंकैया नायडू, बिल्कुल मेरी गलती सुधारने के लिए शुक्रिया जी। वेंकैया नायडू तो अभी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, 45 मिनट की मुलाकात हुई है और सुनने में आ रहा है कि फिर से वो कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति दूसरी बार बन सकते हैं वो। ये चर्चा भी चल रही है क्योंकि वो जब से गए बिल्कुल चुप हैं, शांत हैं, एक सिपाही की तरह, बिल्कुल जैसे अभी इनको रख दिया गया है। लेकिन धनखड़ और वेंकैया नायडू में ज़मीन आसमान का अंतर है। वेंकैया नायडू बने या कोई और बने, अब 2-4 दिनों में 21 तारीख तक कैंडिडेट फाइनल होना है। आज 15 तारीख है, यानी अगले सप्ताह कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहां दूसरा, अमलेंदु जी, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को आखिर आरएसएस का गुणगान क्यों करना पड़ गया? 11 साल से तो कभी नहीं बोले, इस बार क्यों बोल रहे हैं? राजीव जी, जैसे पंकज जी ने कहा कि अमित मालवीय धनखड़ को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, तो धनखड़ साहब भी बहुत ज्यादा वफादार थे आरएसएस के और मोदी जी भी अब वफादारी साबित करने पे लगे आरएसएस के। तो पता नहीं राजीव जी, मैं तो जो है यही सोच रहा हूँ, जैसे ही उन्होंने आरएसएस का नाम लिया कि क्या वो प्रधानमंत्री के पद पे कोई धनखड़ तैयार हो रहे हैं जिनसे इस्तीफा लेगा आरएसएस, क्या इस तरह की कोई चीज है? उस इस्तीफे से बचने का प्रयास जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद जो है उनको प्रधानमंत्री बने रहने दिया जाए। चूंकि दबाव बहुत ज्यादा है राजीव जी प्रधानमंत्री के ऊपर आरएसएस की तरफ से, ये साफ चर्चाएं हैं, तो प्रधानमंत्री शायद अपने को बचाना चाहते हैं। लेकिन इस अपने बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री ने जो पाप किए हैं राजीव जी, वो काफी ज्यादा गड़बड़ है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री का पाप यही है कि आप आरएसएस को जो है लाल किले की प्राचीर से याद करें। और राजीव जी, ये वही लाल किला है कि जब आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे वो सब जब गिरफ्तार किए गए तो सब इसी आजाद हिंद फौज में रखे गए थे, यही मुकदमा भी चला था। और पंडित नेहरू जो थे उन्होंने कई सालों के बाद काला कोट पहनकर यहाँ पर उनका मुकदमा लड़ा था इसी लाल किले में। और आजाद हिंद फौज ने के जो मुखिया कह सकते हैं आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ये वायदा किया था कि जिस दिन देश आजाद होगा तो हम लाल किले से तिरंगा झंडा फहराएंगे, तो यहाँ से तिरंगा झंडा फहराया गया। और राजीव जी, कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ही ये पाबंदी लगाई थी कि आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। तो उस लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसएस को कोई प्रमाण पत्र जारी करना, ये
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का अपमान है, और ये आज़ादी के तमाम उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश की आज़ादी को हासिल किया और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो प्रधानमंत्री ने आज घोर अपमान जो है वो आज़ादी की लड़ाई करने वालों को किया है। प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में 15 अगस्त 1947 से लेकर और 16 मई 2014 तक का जो भारत है उसका अपमान तो रोज करते ही रहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने आज़ादी की लड़ाई के जो शहीद थे उनका भी घोर अपमान किया है, और इसके लिए प्रधानमंत्री को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए कि आरएसएस का नाम उन्होंने गलत लिया था, क्योंकि आरएसएस का देश के आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, बल्कि आरएसएस जो था वो आज़ादी के आंदोलन का विरोध कर रहा था। तो इसलिए प्रधानमंत्री को उस पर राजीव जी निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जारी किया अपना पोस्टर, उसमें सावरकर को रखना, सावरकर ही तो भारत विभाजन के असली दोषी है। मुस्लिम लीग ने तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो सावरकर के द्विराष्ट्र के सिद्धांत पेश करने के 1 साल के बाद किया है। सबसे पहले तो सावरकर ने ही उसको पेश किया और बाद में मुस्लिम लीग ने उसको पेश किया है। तो और फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तो सावरकर की सरकार चली है, मतलब हिंदू महासभा की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिंध में जो थे उप मुख्यमंत्री थे फजल हक मंत्रिमंडल में, और ये लिख करके अंग्रेजों को बता रहे थे कि किस तरीके से आप आज़ादी के आंदोलन को कुचल सकते हैं, कुचल रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो ऐसे लोगों को अगर आप जो है महात्मा गांधी के साथ और शहीद आजम सरदार भगत सिंह के साथ और आप नेताजी सुभाष चंद्र के साथ अगर आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप आज़ादी के शहीदों का अपमान कर रहे हैं, साफ तौर पर यह है। और ये सरकार किस तरह पर हो रहा है, नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर सरकार राजीव जी इस तरीके का कोई पोस्टर जारी करती है तो इस पर सरकार को माफी मांगनी होगी। और मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको इस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, और लोकसभा में इसमें चल रहा है, सत्र चल रहा है, सत्र में ये बात आनी चाहिए। इस बात राजीव जी आज स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई बहुत बहुत, और आपको डबल बधाई स्वतंत्रता दिवस की, और आपके आज जन्मदिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपको। आना चाहता हूँ शकील जी आपके पास जल्दी से, और ज़रा आपसे भी अब थोड़ा, चूँकि समय कम है, आप लोगों से कहूँ गुजारिश है कि थोड़ा जल्दी हम लोग अपनी बात ख़त्म करें। और राहुल गांधी बनाम अगर नरेंद्र मोदी देखा जाए, जो अभी तक होता था शकील जी, जिस बारे में कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, अब ये साफ दिखाई देने लगा है शकील जी कि एक है विपक्ष का नेता राहुल गांधी है जो बड़ी चुनौती पेश कर चुका है और कर रहा है। क्या इसको इस हिसाब से देखा जाए? और बिहार में जो गतिविधियां अब परसों से होने जा रही हैं उसका राष्ट्रीय राजनीति पे कोई असर, क्योंकि बिहार का चुनाव तो अभी दूर है, दूर मतलब 2-3 महीने दूर है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पे, क्योंकि एसआईआर पे भी अब चुनाव आयोग मुंह की खा चुका है, चुनाव आयोग को बहुत बड़ा कल झटका लगा है, और तमाम भले दुम दबाकर दुबके हुए हैं गोदी मीडिया के पत्रकार, इस पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी तक बिल्कुल डिफेंसिव मोड में थे, चुनाव आयोग के भी और बीजेपी के भी। अब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। सच्चाई क्या है वो ये है कि बहुत जबरदस्त जो जोरदार झटका जो लगना चाहिए था वो कल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है चुनाव आयोग को। कैसे देखा जाए यहां राहुल बनाम अगर मोदी की बात की जाए तो? वो सब तो हम बताएंगे राजीव जी, मगर केक कहाँ है? सुबह लड्डू तो खाए स्वतंत्रता दिवस के जी, बचपन से वही लड्डू खा रहे हैं। पहले नुक्ती होती थी, बुद्धि होती थी, और वो नुक्ती बुद्धि के बदले लड्डू हो गए, मगर केक तो वैसा का वैसा ही है। केक तो उन दिनों भी केक ही हुआ करता था और आज भी केक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हम जी आप 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस के साथ आप शेयर कर रहे हैं अपना बर्थडे, बहुत खुशकिस्मत है आप। तो खैर हम ये बताने वाले थे, जो आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी के सवाल के जवाब में सरकार ने जो जवाब दिया और वो जो है किसी युवा ने नहीं लिया, और जो आप 2024 का जिक्र कर रहे थे, तो 2024 में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये न्याय पत्र के नाम से ये था, और इसमें ये देखिए लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। ये इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से शायद दिखेगा नहीं। हर शिक्षु को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष मानदेय का दिया जाएगा, जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, और ये कानून बनाया जाएगा।
पहली नौकरी पक्की गारंटी, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारे पास है। हमने लाए हैं, निकाल के आपको दिखा दे, ताकि आपको क्या दर्शकों को दिखा दें कि जो आप बता रहे थे, मोदी जी भी चाहे देख सकते हैं कि कांग्रेस 2024 के अपने घोषणा पत्र में ये सब लिख चुकी है, ये सब लिख चुकी है, यूथ के नाम से है, ये देखिए आप। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने कॉपी की हैं बिना अकल के, और उतना देने में कोशिश नहीं करी युवाओं को जो 2024 में राहुल देने का वादा कर रहे थे। वो वादा नहीं कर रहे थे, तो कानून बना रहे थे राहुल तो ये जो है लाल किले से युवाओं के साथ तो कभी धोखा होता नहीं है। कोई भी देश जो है युवाओं के साथ अपने धोखा नहीं देता है, तो ये लाल किले से युवाओं के साथ वहां से धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात जो आरएसएस के बारे में हो रही थी, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, गोलवलकर ने, उस समय के सरसंघ चालक ने सरदार पटेल से, जिसका फोटो भी इन्होंने नहीं लगाया उसमें, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर वाला था, जिनकी बहुत बड़ी एक स्टेच्यू चीन से मंगा के बना दी उन्होंने, उनसे लिखित में वादा किया था कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सरदार पटेल का गोलवलकर से उससे पत्रव्यवहार हो रहा था। पत्रव्यवहार क्या, गोलवलकर ने नेहरू जी को लिखा कि साहब गलती हो गई और संघ पे से प्रतिबंध हटा दिया जाए। नेहरू ने सारे लेटर जो है सरदार पटेल को पहुंचा दी कि वही जवाब देंगे। हम सारी की सारी अब जितनी भी इस टाइम उपलब्ध हुई किताबें निकाल के लाए हैं और उसमें से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरदार पटेल जो है गोलवलकर को पत्र के जवाब में क्या लिखते हैं, 19/9/48 को इनकी सारी स्पीचें सांप्रदायिक विषय भरी थी। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहना पड़ी और सरकार वो जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ न रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। और उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया तथा मिठाई बांटी, उससे विरोध और बढ़ गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख रहे हैं, कोई नहीं लिख रहा। भारत के गृह मंत्री, किसको, गोलवलकर को मिठाई बांटी। तो जिस आरएसएस ने गांधी जी की मृत्यु पर मिठाई बांटी, ये गोलवलकर के पत्र है ब्लैक एंड व्हाइट में, ये सारे, इसके वो भी दे देंगे जिसको रेफरेंस चाहिए कि कहां है सारे के सारे पत्र। उनका जिक्र प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं। कितने दुख की बात। सरदार पटेल साफ साफ लिख रहे हैं पत्र में कि उनकी विश्व भरी स्पीचेस की वजह से ही देश में वो माहौल बना और उस महान हिंदू की हत्या हो गई। क्या करा इन्होंने 11 साल में? 11 साल में इन्होंने नफरत भरी फिल्में बनाई, देश में नफरत पैदा करी। आज सुबह हम सुन रहे थे, सब जगह देशभक्ति के गाने बजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज का माहौल ही सुबह से अलग होता है। एक गीत तक जो है इनके 11 साल का लिखा हुआ नहीं है। फिल्में तो बहुत बनी, सारे गीत जो बज रहे थे वो नेहरू युग के थे। सब देशभक्ति का एक गीत आप 11 साल में नहीं लिख पाए, केवल जो है खोखली बातें करते रहे। दूसरी बात जो है नेक्स्ट, जो अभी जिक्र हुआ कि राहुल गांधी के किसी एक पोस्ट को, किसी एक उसको दिखा के बीजेपी वाले कुछ कह रहे हैं। वो पूरा वीडियो है, शुरू से लेकर आखिरी तक लाइव टेलीकास्ट हुआ है, वो सारा का सारा कोई भी देख सकता है उसको जी। राहुल वहां पूरी व्यवस्थाएं देख रहे थे, और जैसा कि उनकी आदत है, कांग्रेस अध्यक्ष को हाथ पकड़ के ले जाना, किसी भी दूसरे बुजुर्ग की सहायता करना, ऐसे भी बहुत सारे हैं, हमारे पास भी होंगे, जहां वो अडवाणी जी को सहायता दे रहे हैं, अडवाणी जी को उठाने और बिठाने में मदद कर रहे हैं, या कोई अडवाणी जी के पास उस टाइम आ नहीं रहा, उनकी पार्टी के लोग नहीं आ रहे, छोड़ दिया था। लेकिन राहुल ने जब देखा कि उनको तकलीफ हो रही है, तो राहुल उनको हाथ पकड़ के उनकी सहायता कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की करते हैं वो, चाहे लोकसभा हो चाहे कहीं हो। रास्ते में किसी बच्चे के जो यात्रा के दौरान कई ऐसे फोटो आए होंगे कि जूते के फीते खुल गए, तो राहुल उनको बांध रहे हैं। ये हर एक स्पोर्ट्समैन की आदत होती है। स्पोर्ट्स के फील्ड पे आपने देखा होगा, क्रिकेट के अंदर जो है दूसरा जो विरोधी पक्ष होता है वो बैटिंग करने वाला होता है, फील्डिंग में होते हैं, तो उसके आमतौर पे खुल जाते हैं फीते, तो जाके बांध देते हैं। तो ये सब एक अच्छी आदतें होती है, गुड आदतें होती है, जो सारी की सारी राहुल में है। कहीं कोई उनको कचरा दिख जाएगा तो उठा के उसको फेंकेंगे, उनके सामने ऐसा हो नहीं सकता। और ये गांधी नेहरू परिवार की है,
सिर्फ राहुल में ही नहीं है। इसको जब वरुण लोकसभा सदस्य थे तो वरुण को भी हमने संसद के गलियारे में देखा कि कहीं उन्हें कुछ दिख जाता था तो वरुण भी उसको उठा के, तो ये एक होता है। और जिसको लेके ही इनको सबसे ज्यादा तकलीफें होती है कि ये परिवारवाद और ये इनका डीएनए, तो इनके डीएनए में ये बहादुरी, किसी से न डरना, अपनी बात पूरी मजबूती के साथ कहना, लोगों की मदद करना, ये सब इनके स्वभाव का अंग है जी। तो राहुल जो है वही कर रहे थे वहां पे इंदिरा भवन में, जो कांग्रेस का नया मुख्यालय है, उसको लेके उसमें से कई ऐसे फोटो आप निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। राहुल जो है वहां पे सेवा दल के लोगों से भी बात कर रहे थे, दूसरे लोगों से भी बात कर रहे थे, आम लोगों से भी बात कर रहे थे। तो इस तरह की बातें निकालना इनकी अपनी कमजोरियों को ही दिखाता है। भाई, आपके प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि दूसरे की लकीर छोटी मत करो, जिंदगी भर वो यही काम करते आए खुद, वो कह रहे हैं दूसरे की लकीर छोटी नहीं करो। यहां राहुल की लकीर आप छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की लकीर अब छोटी होने वाली नहीं है। 11 साल में इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, उससे पहले 2004 से लगातार कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं जो कि राहुल की 2004 से जो लोग कवर कर रहे हैं उनमें बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो लगातार कर रहे हैं। आज कितने 21 साल हो रहे हैं अमेठी का जो पहला चुनाव था उससे लेके, और आज तक जो साथ में अमेठी जाते रहे, रायबरेली जाते रहे, पूरे देश में राहुल ने बहुत यात्राएं की हैं उस दौरान। तो वो धीरे धीरे बताने लगे हैं। हम लोगों ने सब आंखों से देखा है कि राहुल किस तरह से, चाहे वो सिक्योरिटी का आदमी हो, चाहे आम जनता का हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो, कोई बात हो, तो राहुल हमेशा सामने आते हैं। वो बच के निकलने वाले लोगों में से नहीं है कि नजरें बचा दें और हटके चले जाएं। वो सामने खड़े होकर लोगों का मदद करना उनके स्वभाव का हिस्सा है। तो ये इस तरह की जो चीजें अभी ये बताएंगे कि राहुल, तो हमें तो मालूम भी नहीं है कि कौन सा सीन वो बता रहे हैं, लेकिन कोई सा भी सीन ऐसा था ही नहीं वहां पे जिसको आप नेगेटिव तौर पे पेश कर सको। तो वो दिखाएं तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जी राजीव जी। जी प्रशांत जी, बहुत प्रशांत जी अपनी बात रखिए। बहुत कुछ हम लोग इसमें कह चुके हैं और सबसे बड़ी चीज़ की एक जो यहाँ एक लकीर की बात आज ज़रूर कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हम दूसरों की लकीर मिटाने में नहीं बल्कि अपनी लकीर लंबी करने में भरोसा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की लकीर मिटाने के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं। जी देखिए, लाल किले के प्राचीर से बहुत सारे कई प्रधानमंत्रियों की स्पीच हमने सुनी है। जी। चरण सिंह जी ने एक ही स्पीच दी है, वो भी बड़ी प्रभावशाली स्पीच थी। कई प्रधानमंत्रियों ने, जब वहां से व्यक्ति खड़ा होता है तो वो पार्टी पॉलिटिक्स और इन सब से दूर हो जाता है। और कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप ऐसी जगह से खड़े होकर जो आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हो तो आप झूठ ना बोलें। हर 15 अगस्त को ये होता है कि इनके 15 झूठ होते हैं और फिर वो पकड़े जाते हैं, आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। आज इन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के बारे में नेहरू के जमाने से फाइल धूल खा रही थी। पहली बात कि सेमीकंडक्टर के बारे में नेहरू के समय बात हो रही थी, ये बड़ी बात है। और 1976 में सेमीकंडक्टर लैब पब्लिक सेक्टर मोहाली में बन गया था। 1984 में उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। आपके जमाने में क्या हो रहा है? आज आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो जब दुनिया बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कल को भविष्य का प्रधानमंत्री आएगा, वो आपके ऊपर आरोप लगाएगा। भारत के एआई मिशन का, अब चैट जीपीटी चैटबॉट आ गया 2022 में। सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2022 में आ गया। उसके बाद चाइना का डीप सीक आ गया और भी कई सारे आ गए, ग्रोक आ गया, तमाम सब आ गए। भारत का कौन सा कोई बता सकता है? हमारे से जितने हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो 10,000 करोड़ रुपए आपने रखा हुआ है एआई के लिए, भारत सरकार का एआई मिशन। चाइना का बजट है 8 लाख करोड़ एआई में। तो ये पूछा जाएगा ना आपसे भी कि समय से पीछे को, नेहरू समय से आगे थे, आप समय से पीछे चल रहे हैं। आप इस देश में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे
उन बहसों को ला रहे हैं जो मध्ययुगीन दुनिया में हुआ करती थी। आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट और मॉडर्निटी कहाँ है? तो प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसा भाषा में और ऐसी भाषण दे जिनका अनुसरण हो सके। एक एग्जाम्पल अभी शकील जी ने बता दिया, कांग्रेस की स्कीम थी। ये जो स्कीम है स्टाइपेंड की, वो स्कीम क्या है? एक अखबार में हम लोग विज्ञापन देखते हैं ना, जो बीमा पॉलिसी बेचने वाले या इस तरीके के लोग, टीवी किस्तों में ले लो, उसमें नीचे लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई, छोटा छोटा, और उस छोटे फॉन्ट में जो लिखा होता है वो सब उसके विरुद्ध होता है जो प्रचार है, जो विज्ञापन है। यही इसके साथ है। पहली नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिलने पर यह वजीफा है। नौकरी उसको अपने आप ढूंढ देनी है। नौकरी देने वाले को एक कॉम्पनसेशन है। तो जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो बीए एमए और प्रोफेशनल डिग्रीज के लेकर चप्पलें घिस रहे हैं, जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनको क्या है? उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। आपको नौकरी अपने बल पे ढूंढनी है, उसके बाद आप हकदार हैं। तो इस तरीके के जुमले, इस तरीके की स्कीम्स का कोई मतलब नहीं है। हर साल होती है। 2017 में कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इसी लाल किले से कहा था। किसान तो सड़कों पे लगातार। तो इस तरीके की स्पीचेस का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप वाकई काम न करें। और वो काम जो है वो दफ्तर में बैठकर होता है, वो काम भाषणों से नहीं होता है। वो जैसे आप लोगों ने देख लिया 11 साल की विदेश नीति में क्या रहा। आप जाके गले मिलते रहे, वहाँ भाषण देते रहे, और नतीजा क्या हुआ? ज़ीरो। तो यही हाल इनके से जो है लाल किले के स्पीचेस का भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी स्पीच की जो शेल्फ लाइफ है वो एक दिन की है। एक दिन की हेडलाइन के बाद वो स्पीच पुरानी हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर आप क्या कह सकते हैं? कोई ऐसी चीज है क्या कि जो आप दोबारा उसको पलट के पढ़ने लगी है? देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण को केवल हम और आप नहीं सुनते हैं, दुनिया सुनती है। भारत के प्रधानमंत्री का भाषण दुनिया में सुना जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या क्या रहा है। आप अपनी नीतियों को बताते हैं, योजनाओं को बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां उसके ऊपर आप टिप्पणी करते हैं, भारत के स्टैंड को क्लियर करते हैं। जो आपने पूर्ववर्ती योजनाएं आपने लागू की हुई है अपने देश में, उसकी उपलब्धियों का बखान करते हैं। आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे इसकी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भारत का रवैया क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देश का रवैया क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कहते रहे, जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी या पीवी नरसिम्हा राव का भाषण लोग पलट करके इसीलिए पढ़ते हैं कि आखिर उस दौर में, उस संकट के समय भारत सरकार का रवैया क्या था। आपके पास क्या है? दुनिया के किसी घटना के बारे में कोई बात नहीं करनी है। देश में जो चीजें घटित हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। जो चीजें आपने स्वयं लागू किया है 2014 से लेकर के आज तक, उसका आप मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बेहतर भविष्य बनाने की आप बात नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप कितना हल्ला मचाया था आपने, खाद नीम मिला देंगे, क्या मिला देंगे। आज यूरिया क्या स्थिति हो गई पूरे देश में। आज पूरी तरह से आप उसमें आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। आज भी आप चीन से मंगाने के लिए मजबूर हैं। अगर आपकी प्राथमिकताएं केवल मंदिरों के कॉरिडोर बनाने के लिए रहेंगी तो फिर आप सेमी कंडक्टर नहीं बना सकते। संभव नहीं आपके लिए, आपके सोच के बाहर है वो। फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप पैसा नहीं खर्च कर सकते। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के कुछ समय के बाद उस समय की सरकार ने इसरो बना दिया, और पिछले 11 वर्षों में आप अपने संसाधनों से अपने एस्ट्रोनॉट्स को आप इस्तेमाल भेज सके, वो स्थिति आप नहीं पैदा कर पाए। किराए पर पैसा देकर के आपको अमेरिका के यान से आपको अपने वैज्ञानिकों को भेजना पड़ रहा है। ये आपकी उपलब्धि है। बात करने से थोड़ी चीजें होती है। आप कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि आप किसी की लकीर मिटाना नहीं चाहते। मिटा सकते हैं कि नहीं सकते, पहले सवाल है।
बेटा आप किसी के काम को तब मिटा सकते हैं ना, उसके सामने बड़ी लकीर तब खींच सकते हैं जब उससे बड़ा काम आप करते हैं, और ऐसा काम जो लोग जिसको लोग स्वीकार करें। ये आप जो आप युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, आप कर निजी संस्थानों को, निजी घरानों को क्या कह रहे हैं, कैसे आप उसको इस योजना को लागू करने के लिए कर रहे हैं? केवल कहने के लिए 10 लाख लोग आवेदन पर करें और 10,000 आदमी उसको स्वीकार न करें, एक ऐसी योजना है। इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए आपको, और उसमें संशोधन की बात नहीं करनी चाहिए। विभिन्न सेवाओं में जहां लार्ज स्केल में भर्तियां होती थी, सेना है, अर्धसैनिक बल है, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, कहां हैं आप? कौन से विज्ञापन आए और कौन से विज्ञापन समय से पूरे हो गए? वायुसेना अध्यक्ष की टिप्पणी आपके लिए विचारणी नहीं है कि साहब हमारी तो कोई योजना समय से लागू नहीं होती, कोई भी उपकरण हमको समय से नहीं मिलता, हम अभी भी आधुनिकतम हथियारों के बगैर हमारी स्थिति बनी हुई है। कौन बात करेगा इन चीजों पर? सवाल इस बात का है कि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां से राजनीतिक भाषण नहीं दिए जाते, नहीं दिए जाने चाहिए जी। और इस देश की विरासत में रहा है कि कभी राजनीतिक भाषण किसी ने देने की कोशिश नहीं की, इसलिए लोग उनके भाषणों को सुनते रहे। प्रधानमंत्री जी पिछले 1 दशक से लगातार राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, उसकी अवधि घटती बढ़ती रहती है। 2014 का भाषण सबसे, हमारे 2017 का भाषण उनका सबसे छोटा था और आज सबसे बड़ा हो गया। 1003 मिनट आपने बताया ही। 1003 मिनट में आपने कितनी ऐसी बातें की जिससे देश को लोग अपने आप को गौरवान्वित हो जाए और दुनिया को एक संदेश चला जाए। ऐसा किसी प्रधानमंत्री का कोई भाषण हो जिसका असर न तो घरेलू लोगों के ऊपर पड़े न विदेशों में पड़े, क्या मतलब है इसका? किसको आप सुना रहे हो भाषण, किसके लिए कर रहे हैं? तो ये जो व्यक्तित्व को खंडित करके आगे बढ़ने की राजनीति है, ये चलती उलती नहीं है। राहुल गांधी की जो जन स्वीकृति है वो इसी कारण है कि राहुल गांधी ने मुद्दों की बात की है। वो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की व्यक्तित्व आलोचना नहीं करते, वो मुद्दों की बात करते हैं, सरकार के द्वारा सरकार की विफलताओं की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इस विषय पर यह चीज होनी चाहिए, चाहे आर्थिक नीतियां हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे औद्योगिक विकास का सवाल हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे लोगों के संवैधानिक अधिकार हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, संविधान को बचाने का सवाल हो, उन मुद्दों की बात करते हैं, इसलिए लोगों को अपील करती है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है वह इसलिए नहीं बढ़ गई कि नरेंद्र मोदी विफल हो गए, वह उनकी अपनी एक सार्थक सकारात्मक उपलब्धि है। और जो सवाल उठ रहे हैं आज की सरकार के ऊपर, ये तो बड़ा मुद्दा ही है। इससे आज की स्थिति है, अगर आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो आप लोगों में लोकप्रिय नहीं रह सकते। अगर आप नई बात आपके पास कहने के लिए नहीं होगी तो आप लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं रह सकते। लोग सरकारों से समाधान चाहते हैं, कहानियां नहीं सुनना चाहते, और आप लोगों की समस्याओं का जब तक समाधान के संकेत नहीं देंगे, आपके भाषणों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग पे आते हैं। पंकज जी, जल्दी से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहाँ से एक कमज़ोर प्रधानमंत्री दिखाई दिए? आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हालांकि इस पे बहुत कह चुके हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अब एक रिकॉर्ड में जाएगा कि हाँ, सबसे खराब, सबसे कमज़ोर भाषण नरेंद्र मोदी का इस बार का रहा, दुनिया देखती है। राजीव जी, मोदी जी का भाषण अकेले कमजोर नहीं था, बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, रद्दी था। और उसका कारण यह है कि हमारा देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ा शिक्षा की समस्या है। अब आप देखिए, 2020 में नई शिक्षा नीति लेके आया था, पूरा ढोल पीटा गया था। आज 2025 में नई शिक्षा नीति की क्या स्थिति है, उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। स्कूली स्तर पर हम किस बात पर बहस कर रहे हैं? पहली चीज इतिहास और दूसरा कि कौन सी भाषा पढ़ाई जाए। लेकिन असर की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश के मिडिल क्लास के 48% बच्चों की गणित कितनी कमजोर है। विज्ञान में उसमें हमारा कोई सोच ही नहीं है। जो अभी शुक्ला सर कह रहे थे या टंडन जी कि हम वैज्ञानिक नजरिए का समाज ही नहीं बना पा रहे। हमारी प्राथमिक शिक्षा पे बहस होना चाहिए कि हमारी गणित और साइंस कैसी, उस पर बहस नहीं है। अब फिर मैं जंप करके जाता हूं हायर एजुकेशन पे। पिछले 8 सालों में 800 इंजीनियरिंग कॉलेज इस देश में बंद हो गए क्योंकि उसमें एडिक्वेट एडमिशन नहीं हुए। और इस साल
अकेले मध्य प्रदेश में 70 कॉलेज बंद हो रहे हैं। हमारी उच्च शिक्षा की जो तकनीकी शिक्षा है उसकी गुणवत्ता की क्या स्थिति है देख लीजिए। एक बहुत रद्दी भाषण था जिसमें पूरे देश को निराश किया और उसके अंदर जो एक हम कड़वा नीम समझ के पी नहीं लेते, लेकिन उसमें आरएसएस के नाम का कंकड़ भी आ गया। मैं बस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप देखिए राहुल गांधी की जो 17 तारीख से 30 तारीख तक की बिहार की यात्रा है, सासाराम से लेकर पटना तक की, उस पूरे रूट का मैं अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वो देख रहा था, उसके अंदर अधिकांश जगह भारी बारिश है या गहरी उमस है। ये शायद जो जानता हुआ इंसान और जानबूझ करके वो ऐसे कड़े संघर्ष में खुद को डालकर इस देश के सामने खुद को सिद्ध कर रहा है कि मैं इस देश की जनता के साथ खड़े होने के लायक एक वाजिब इंसान या एक लीडर हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया शकील जी, सुनील जी, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं आप लोगों ने तमाम साथियों ने दी। आप सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने स्पेशल डे मेरे लिए बना दिया है और खुशियाँ अगर आप सबके साथ बांटूं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका दोस्तों। और उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से जुड़े हुए हैं, नरसिंह कुंदलवाल साहब, संबिल आलम जी, राजेश कुमार धनकर साहब, मोमिद खान,